Hello, students. Your today's topic is gravitation in subject of science. ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है। कैसे? तो इसको समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। आप देखते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर फेंका जाता है, तो कुछ दूर जाने के बाद वह फिर वापस पृथ्वी पर ही चला आता है। पृथ्वी से फेंका जाता है और पृथ्वी पर ही वापस चला आता है। या किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ दिया जाता है किसी ऊंचाई से, तो वो पृथ्वी की ओर गिरता है और पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई बल लगता है। पृथ्वी और ऑब्जेक्ट के बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक बल लगता है, जिस बल के कारण वह ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर खींचा हुआ चला आता है। इस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसके संबंध में एक छोटा सा सुनते हैं न्यूटन के बारे में। एक स्टोरी है। न्यूटन कभी एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा था। एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा था, तो एक एप्पल उससे टूटकर उसके सिर पर गिरा या उसके आगे गिरा। From that time Newton start thinking about this happening. एप्पल क्यों जमीन की ओर गिरा, पृथ्वी की ओर गिरा, अर्थ की ओर गिरा, या ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? इसका मतलब है कि पृथ्वी एप्पल को अपनी ओर खींचती है। तो क्या पृथ्वी ही एक ऐसा है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है? इसके अलावा और क्या दूसरा ऑब्जेक्ट भी खींचता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को? दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट को, तीसरे ऑब्जेक्ट चौथे ऑब्जेक्ट को। तो आंसर है हाँ। उस न्यूटन ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला कि इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जिससे हम जिस बल से खींचती है उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन कहते हैं। तो न्यूटन ने इसके संबंध में एक लॉ दिया, जिसको हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से भी हम जानते हैं, या इसी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया ग्रेविटेशन के संबंध में। ग्रेविटेशन के संबंध में चैप्टर टॉपिक से आपका ये चैप्टर ही ये है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों सेम है। तो यह लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट सुनिए, लिखेंगे नहीं। देखिए, ये इसमें इस लॉ में दो लॉ शामिल हैं, दो पार्ट। एक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object in this universe attract the other object with a force, and the force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, क्या है यह लॉ? Every object in this universe attract the other object with a force. The force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, यही रूल है। इस रूल को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। सपोज कीजिए यह एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास इज m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये है मास m2, और दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम देयर सेंटर। दिस इज द डिस्टेंस d, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज d। ठीक है, तो अब इस रूल के अनुसार, लॉ के अनुसार हम कहेंगे इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम Bf, ये दोनों के बीच में फोर्स है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। इक्वल फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम होता, चाहे ऑब्जेक्ट हुआ बड़ा हो या छोटा, फोर्स इक्वल ही लगेगा। देखिए, ये m2 और दिस अगर हम नाम दे देते हैं AB, ऑब्जेक्ट A attract the object B and B attract the object A। A B को अपनी ओर खींचता है, B A को अपनी, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, बट दी फोर्स आर इक्वल, दोनों के द्वारा। Fa अगर ऑब्जेक्ट A बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा Fa, और ये लगाएगा Fb, Fa और Fb दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल है। मास कम और अधिक होने से कोई फर्क नहीं, इक्वल फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये है
ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ says that the force of attraction between them is directly proportional to the product of masses. Force is directly proportional to the product of masses of the two objects. And दूसरा है, दूसरा पार्ट इसका है कि force direct inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है। अब दोनों को हम एक साथ कंबाइन अगर कर देते हैं, हम कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2, we have f is proportional to m1 m2 by d square। ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इन लैंग्वेज आप सुन लिए। Every object in this universe attract the other object with equal force, and the force is equal to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों के मास के प्रोडक्ट को प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच के दूरी डिस्टेंस d के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कंबाइन कर दिए, आपको मिला f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by d स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ये रिमूव करेंगे इस सिंबल को, तो लिखेंगे f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 बाई d स्क्वायर। जब आप बराबर देखते हैं कि जब भी इस सिंबल को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, here g is a constant, g is a constant है of proportionality, and is known, इसको हम जानते हैं known as universal gravitation constant, universal gravitation constant। ठीक है। तो यहाँ पर जो g है कांस्टेंट है, इसको हम इन जनरल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, लेकिन इन दिस एक्सप्रेशन g is known as यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है। हाँ ठीक है। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फाइनल यहीं तक है आपका। अब इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा आगे। तो यूनिवर्सल, आइए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट
ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अभी आप देखें फ्रॉम दिस फॉर्मूला G इज इक्वल टू m1 m2 m1 m2 यहाँ आ जाएगा एफ डी स्क्वायर बाई m1 m2 m1। तो जी कितना आपको मिल गया, एफ डी स्क्वायर बाई m1। इस फॉर्मूला से आप जी निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर आप एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट आप जानते हो, if d is equal to 1, d is equal to 1 मीटर, एसआई यूनिट m1 1 kg, m2 1 kg। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें d को m1 m2, तो g क्या हो जाएगा, इक्वल टू f। तो हमको g मिलेगा f फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two objects of masses 1 kg separated by 1 meter, separated by 1 meter। दो ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg हो और वह 1 मीटर की दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है जो मतलब 1 मीटर हो, 1 kg, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स और जी क्या आ जाएगा, बराबर। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स जिसका मास 1 kg हो, अगर 1 मीटर की दूरी पर सेपरेट है, अलग अलग है, तो दोनों के बीच जो बल लगता है उस बल का मान, उस फोर्स का मान यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो उस फोर्स का मान यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसका एसआई यूनिट जी का, एसआई यूनिट ऑफ जी, एसआई यूनिट ऑफ जी आप निकाल सकते हो। आप इसको रिमेंबर करने की आवश्यकता नहीं है, वेरी इजीली। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एफ है, तो एफ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ये डी है, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर स्क्वायर, मीटर यहाँ रखेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मास है केजी, केजी इंटू केजी, तो आप कह सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह एसआई यूनिट हुआ। और ये इसका जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
जी न्यूमेरिकल, इसका संख्यात्मक मान कितना होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा? तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हेनरी कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट है, हेनरी कैवेंडिश निकाला था सेंसिटिव बैलेंस से। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, इसका वैल्यू, जी का वैल्यू कैलकुलेट किया था लैब में। तो इसके कैलकुलेशन के अनुसार जी का मान आता है 6.67 6.6734। अरे यूनिट यहाँ देखिए, मालूम है, लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको अप्रोक्स टू पहले से जब डेसिमल में लिखेंगे 6.67 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना आता है इसका। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसे याद भी रख सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं, और ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं दो स्टूडेंट के बीच में कितना बल लगता है, कितना फोर्स लगता है। अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। 2 स्टूडेंट्स, देखिए कितना फोर्स लगता है आप दोनों के बीच में। आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों का मास इक्वल है। 2 स्टूडेंट्स ऑफ mass 50 kg each. 2 students of mass 50 kg each are standing at a distance of 1 meter. What is the force of attraction? What is the force of attraction between them? ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना लिखे थे? 6.67। और थोड़ा लगता है छूट गया है, अगर छूट गया होगा तो देख लीजिएगा। जी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.67
इंटू 10⁻⁻11 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर छूट गया होगा, शायद छूट गया, पता भूल गया, तो ये आप फिर से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है। देखिए एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट यहाँ पर है 8, एक बी पर है स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है ए और बी। मास है, इसका मास हो गया M1 50 kg, इसका मास भी इक्वल ही है 50 kg। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 1 मीटर। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम G इंटू M1 M2 बाई d स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 50 इंटू 50 बाई 1 स्क्वायर। डिस्टेंस 1 है, 1 मीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, आएगा 16.675 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। 675 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, इतना है। 16.675 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन फोर्स दोनों, इतना फोर्स से दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। यही फोर्स। तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में। उसका मास पता कीजिए, डिस्टेंस पता कीजिए, जी का मान इतना होता है, और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपको फोर्स निकल आएगा। ठीक है, ठीक। तो आज जब यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय।